डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वीडियोस की जो सीरीज है इसमें हम गुप्ता एंड गुप्ता की बुक है उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 241 से लेकर 280 तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 में दिया गया है कि के कोफिशिएंट है, वी मीन वेलोसिटी है, एफ डार्सी वेस्ट ब्रेक फ्रिक्शन फैक्टर है, डी डायमीटर है पाइप का। तो हेड लॉस यहाँ पे एच एल है वो के वी स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल है। तो इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगी पाइप की? इक्विवेलेंट लेंथ का क्या कंसेप्ट है कि हेड लॉस दोनों सिस्टम में सेम होगा। तो एक तो बेंड के कारण जो लॉस हो रहा है वो ये है। अगर सेम एल ई मतलब एल ई लेंथ है, इक्विवेलेंट लेंथ है उसकी, अगर हम पाइप ले रहे हैं और उसमें हेड लॉस होगा फ्रिक्शन के कारण, वो एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी होगा। तो हमें इन दोनों को सेम कर मतलब इक्वल कर देना है। और इक्वल करेंगे तो वेलोसिटी वगैरह जो सेम है, 2g वगैरह कैंसिल आउट हो जाएगा और के यहाँ पर आपका आ जाएगा, सॉरी एल ई आपका यहाँ पे आ जाएगा के डी अपॉन एफ, यानी आपका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 में दिया है कि कोई एक्सटर्नल एनर्जी अगर इम्पोज नहीं की गई है तो उस केस में यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट में दिया एनर्जी लाइन ऑलवेज फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो कोई एक्सटर्नल एनर्जी हम ऐड नहीं कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, टोटल एनर्जी धीरे धीरे रिड्यूस होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहां पर हेड लॉस हो रहे होंगे, फ्रिक्शन फोर्सेस के कारण लॉस होगा और टोटल एनर्जी जो भी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती रहेगी और फ्लो की डायरेक्शन में जो एनर्जी टोटल एनर्जी लाइन है वो हमेशा इस तरीके से फॉलिंग होगी। स्टेटमेंट 2 में दिया हार्डली ग्रेडियंट लाइन नेवर राइजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसका मैं प्रॉपर आपको रेफरेंस भी दूंगी। तो कैसे पॉसिबल है ऐसा, हम एक डायग्राम देखते हैं। ये इनिशियली हेड था, सॉरी ये डाया था, उसके बाद हमने डाया को रिड्यूस किया और यहाँ पर जब हम डाया को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर जब हम डाया को इंक्रीज कर रहे हैं तो आप देखो कि हार्डली ग्रेडियंट लाइन पहले ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जा रही है। तो इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें हार्डली ग्रेडियंट लाइन में फ्लो की डायरेक्शन में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डाया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है या डाया जो है उसको हमने बढ़ाया है। डाया को बढ़ाया तो वेलोसिटी घट गई और बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि तीनों का सम कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हमने घटा दिया है वेलोसिटी हेड को, तो इसके कारण प्रेशर हेड बढ़ेगा। तो इसके कारण जहां पर भी इस तरीके से किया गया वहां पर एक सडन जंप देखने को मिलेगा। या फिर ऐसे कहूँ कि मेरा जो सेक्शन है वो इस तरीके से टैपरिंग है, इंक्रीजिंग है, तो उस केस में मेरा वेलोसिटी हेड कंटिन्यूअसली घट रहा होगा और मेरा प्रेशर हेड है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा होगा। और ये मोदी एंड सेठ का जो बुक है फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसका मैंने पेज ऐड किया है, यहाँ पर लिखा भी है इन्होंने क्लियरली, या पेज नंबर वगैरह लिखा है, तो आप बुक में भी रेफर कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली क्या लिखा है। It may however be observed that Hartley gradient line may even arise in the direction of flow when the flow passes from a narrower pipe to a larger pipe. तो यानी स्टेटमेंट 2 आपका गलत हो गया, फर्स्ट आपका सही था। 3 में दिया स्पेसिफिक एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो आइडियली तो अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक एनर्जी है वो डिक्रीज ही होती है फ्लो की डायरेक्शन में अगर कोई यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है तो। बट कुछ स्पेशल कंट्रोल कंडीशंस में हम ऐसा करवा सकते हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन में इंक्रीज हो, ये चीज पॉसिबल है। तो यहाँ पर फर्स्ट और 3 करेक्ट है। अब फोर्थ में दिया एनर्जी लाइन एंड हार्डली ग्रेडियंट लाइन कैन क्रॉस ईच अदर। क्रॉस ईच अदर यानी इस तरीके से ये बोल रहे कट कर रहे हैं। अब देखो कट कर रहे हैं तो इस एक पॉइंट पे क्या होगा, ये जो है एच ये इक्वल होगा आपका टोटल एनर्जी लाइन के। अब क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल तभी है तब वी जीरो हो जाए। वी जीरो हो गया तो स्टैटिक फ्लूइड हो गया, फ्लो ही नहीं हो रहा। तो यानी स्टेटमेंट 4 गलत है। तो 1 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन डी आएगा। गुप्ता एंड गुप्ता की आंसर की में इसका ऑप्शन ए दिया गया है, बट मैंने आपको रेफरेंस भी दिया है, आप अगर एग्जाम में आता है तो आप करेक्ट करवा सकते हो। मुझे जो बेस्ट लग रहा है वो आंसर ऑप्शन डी ही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 243 में दिया है कि स्पेसिफिक एनर्जी ई है क्रिटिकल फ्लो के लिए, डेप्थ वाई सी है ट्रायंगुलर चैनल में, तो उस केस में ई और वाई सी का रिलेशन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें पता है कि क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब है, ये एफ आर स्क्वायर के इक्वल होता है और एफ आर अगर क्रिटिकल फ्लो है तो उस केस में 1 होगा, यानी ये 1 होता है। इसमें अगर क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मैं वी स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं, इसको वी सी से डिनोट कर देती हूँ क्योंकि ये क्रिटिकल फ्लो के केस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी ए बाई टी, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब हमें पता है कि स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, तो वी स्क्वायर जी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वी सी स्क्वायर है वो जी ए अपॉन टी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा तो जी से जी कैंसिल हो गया और a बाई 2t आ गया। अब t क्या है? t टॉप विड्थ होता है। अब इस तरीके से अगर मैं कोई सेक्शन ले रही हूँ, ये स्लोप है 1/m है,
तो उस केस में ये 1 है तो ये m होगा। तो ये टोटल अगर y है वो डेप्थ वो मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो y है, तो उस केस में टॉप विड्थ क्या हो जाएगी my यहाँ पे होगी और my यहाँ पे होगी, तो टोटल टॉप विड्थ आपकी 2my हो जाएगी। वहीं पे एरिया के लिए अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस जो कि 2my है इंटू हाइट जो कि y है, तो ये my स्क्वायर आ जाएगा। आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो yc/4 आएगा। a/2t आप निकालोगे अगर, जो हमें यहाँ पे चाहिए, तो ये yc/4 आएगा। आप yc में yc/4 को ऐड करोगे तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 244 में दिया है कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, उस केस में dy/dx है, अगर पॉजिटिव है तो de/dx किस तरीके से होगा। तो एक तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, इसकी ये वाली इक्वेशन आप लोगों को पता ही होगी, नहीं है तो आपको पता होनी चाहिए, आपको याद रखनी है इक्वेशन। पिछले क्वेश्चंस में भी हमने इसको देखा है। dy/dx इक्वल होता है s0 माइनस sf अपॉन 1 माइनस fr का स्क्वायर। s0 चैनल बॉटम का स्लोप है, sf जो एनर्जी लाइन है, टोटल एनर्जी लाइन, उसका स्लोप है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें हमने s0 माइनस sf को इधर रख दिया और बाकी को इधर ले गए dy/dx के मल्टीप्लाई में। अब हम s0 माइनस sf को e की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी के लिए आप ये याद रख लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि इक्वेशन आई कहाँ से है। तो ये वाली जो टर्म है s0 माइनस sf, ये de/dx के इक्वल होता है। e यहाँ पर एनर्जी है, तो ये रिलेशन आ गया अब यहाँ पे कि de/dx है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, s0 माइनस sf de/dx के इक्वल है, तो ये इक्वल होगा fr स्क्वायर अपॉन dy/dx की। अब आपको पता है कि fr की वैल्यू सब क्रिटिकल फ्लो है तो ग्रेटर देन, सब क्रिटिकल फ्लो तो लेस देन 1 होगी, सुपर क्रिटिकल है तो ग्रेटर देन 1 होगी। अब हम पहले सब क्रिटिकल के लिए देखते हैं। सब क्रिटिकल के केस में fr की वैल्यू लेस देन 1 होगी और ये वाली टर्म आपकी पॉजिटिव आएगी। क्वेश्चन में दिया है कि dy/dx भी पॉजिटिव है, तो इस केस में पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके ये भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये हमने किसके लिए लिखा है, सब क्रिटिकल के, क्योंकि हमने fr को लेस देन 1 कंसिडर किया है। सुपर क्रिटिकल के केस के लिए अगर हम लिखेंगे, सुपर क्रिटिकल के केस के लिए अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे fr आपका हो जाएगा ग्रेटर देन 1। fr ग्रेटर देन 1 होगा तो de/dx इज इक्वल टू 1 माइनस fr स्क्वायर, ये नेगेटिव आएगा, और dy/dx पॉजिटिव है तो इस केस में नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके नेगेटिव आएंगे। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो है, dy/dx पॉजिटिव है तो de/dx नेगेटिव होगा। सब क्रिटिकल फ्लो है, dy/dx पॉजिटिव है तो de/dx है वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये dy/dx विल बी पॉजिटिव इफ y ग्रेटर देन yc एंड विल बी नेगेटिव इफ y लेस देन yc, यानी सुपर क्रिटिकल फ्लो की बात होगी तो। और dy/dx पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि इस तरीके से राइज हो रहा है डेप्थ, इस तरीके से डेप्थ इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में आप स्लोप निकालोगे यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा। वहीं पे अगर डिक्रीज हो रही हो तो उस केस में, जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे मैं स्लोप निकाल रही हूँ तो ये नेगेटिव आता है। अब हम देखते हैं कि s0 माइनस sf को हमने de/dx कैसे लिख दिया था। मैं स्मॉल एक सेगमेंट ले रही हूँ जिसकी लेंथ है वो dx है, यहाँ पे मैंने स्मॉल सेगमेंट लिया है। अगर E उसकी एनर्जी है तो उसमें जो एनर्जी में चेंज होगा de, वो किसके इक्वल होगा, जो एनर्जी में लॉस हो रहा है और जो उस पर वर्क किया गया है। वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे, इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, बेसिकली इस डायरेक्शन में कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्ट। और अगर ये थीटा है तो ये इसका इधर कंपोनेंट आएगा w cos थीटा और इधर वाला आ जाएगा w sin थीटा। तो फोर्स यहाँ पे है w sin थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो गया, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज वर्क कर रहे हैं। जो फ्लूइड सेगमेंट हमने dx लेंथ का यहाँ पर कंसिडर किया है दो सेक्शन के बीच में, उस पे, तो ये एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो टोटल एनर्जी में जो चेंज होंगे de वो इक्वल होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज वर्क कर रहे हैं, जो कि इक्वल है w sin थीटा। थीटा की वैल्यू स्मॉल होती है तो मैं sin थीटा को tan थीटा के इक्वल लिख सकती हूँ, तो मैं इसको w tan थीटा भी लिख सकती हूँ। tan थीटा को मैं sf लिख सकती हूँ। और एनर्जी की हम जो इक्वेशन लिखते हैं स्पेसिफिक एनर्जी की या टोटल एनर्जी की, वो हम पर यूनिट वेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी में गेन हुआ है w tan थीटा इंटू dx, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी w से, तो w से डिवाइड किया तो w कैंसिल हो गया, tan थीटा dx आ गया। tan थीटा को मैं sf लिख रही हूँ, सॉरी s0 लिख रही हूँ, जो कि चैनल के बॉटम का स्लोप है।
S0 dx ये वर्क करा ग्रेविटेशनल फोर्सेज ने, जो यहाँ पर dx लेंथ में जो मास स्टोर था उस पे। उसके अलावा यहाँ पे लॉस होगा। लॉस क्या किसके इक्वल होगा? अब SF अगर एनर्जी लाइन का स्लोप है तो SF इक्वल होता है HF अपॉन L के, और मुझे HF निकालना है तो जो हेड लॉस हो रहा है इसमें टोटल एनर्जी में वो आ जाएगा SF इंटू dx, क्योंकि यहाँ पर मैं जो लेंथ कंसिडर कर रही हूँ वो dx कर रही हूँ। अगर L होता तो SF इंटू L आ जाता। तो इसने तो एनर्जी में गेन करवाया और ये हो रहा है, ये एनर्जी में लॉस हो रहा है फ्रिक्शन के कारण, तो ये आ जाएगा माइनस SF dx। और यहाँ से हमने ये इक्वेशन लिखी थी जो पिछले पेज पे मैंने बताया था आपको कि अभी के लिए आप याद रख लो, वो आ गई है। S0 माइनस SF इक्वल आएगा DE बाई dx के। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 245 में दिए है कि यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा सीक्वेंस ऑफ सरफेस प्रोफाइल्स अगर चैनल स्लोप है उसको चेंज कर रहे हैं माइल्ड से स्टीप में। तो पहले माइल्ड स्लोप है, उसके बाद हम स्टीप स्लोप कर दिया है हमने। तो पहले माइल्ड स्लोप है और उस केस में फ्लो हो रहा होगा वो यहाँ पे हो रहा होगा, क्योंकि ये YN है, ये YC है। यूनिफॉर्म फ्लो होता है तो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो के अलोंग फ्लो होता है, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो होगी, उसमें फ्लो की जो डेप्थ होगी वो। तो इनिशियली इस तरीके से फ्लो हो रहा था, बट जो ही आपने उसको स्लोप को चेंज करके स्टीप किया, डिक्रीज होने लग जाएगी डेप्थ ऑफ फ्लो। जैसे कि आप चीज आप इजीली विजुअलाइज भी कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पर मैं मालूम लूँ कुछ कि डेप्थ ऑफ फ्लो मेरा ये है, ये डेप्थ ऑफ फ्लो है। आप खुद अज्यूम करो कि मैंने इसको अगर ऐसा कर दिया है चैनल के बॉटम को, ये चैनल का बॉटम है इनिशियली, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो आपको विजुअलाइज हो रहा होगा कि डेप्थ ऑफ फ्लो काफी कम हो जाएगी। वहीं पे मैं अगर इधर ले गई हूँ, इसकी स्लोप को डिक्रीज किया तो उस केस में डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ेगी। तो अब मुझे पता चल गया कि माइल्ड से स्टीप में जा रहे हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो डिक्रीज तो होगी। तो इनिशियली यहाँ पे हो रहा था, अब ये नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ जो फॉलिंग होता है वो M2 प्रोफाइल होता है। तो फर्स्ट वाला आपका M2 प्रोफाइल हो गया। उसके बाद ये क्रिटिकल है, तो क्रिटिकल से आप इस तरीके से परपेंडिकुलरली मीट करोगे। लेकिन ये क्या, ये परपेंडिकुलर पे यहीं पे रुकेगा नहीं, क्योंकि फ्लो जो स्लोप है वो स्टीप है। अगर क्रिटिकल स्लोप हमने किया होता तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो हो रहा होता, बट अभी स्लोप है वो स्टीप है, तो अभी और नीचे जाएगा फ्लो। और किस तरीके से होगा वो, और फॉलिंग होगा, और फॉलिंग हमें पता है कि सेकंड में ही होता है फॉलिंग, बाकी में तो 1 और 3 में तो हमेशा राइजिंग होता है। तो वो इस तरीके से फॉलिंग होगा, और यहाँ पर जो स्लोप जो बनेगा प्रोफाइल वो S2 बनेगा। ये यहाँ पर आपकी नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है। अब ये नीचे ही क्यों जा रहा है, फॉलिंग ही क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो में फ्लो नहीं होगा ना। स्टीप स्लोप के लिए जो यूनिफॉर्म फ्लो के केस में डेप्थ ऑफ फ्लो होगा वो ये होगा जो कि स्टीप से कुछ नीचे होगा, तो ये इस पे आके रुकेगा। तो यहाँ पर M2 हो गया, यहाँ पर S2 हो गया, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 246 में दिया है कि इरिगेशन कैनाल है, उसमें स्टडी डिस्चार्ज हो रहा है क्यों किसी सेक्शन पे, क्रॉस रेगुलेटर कहीं पे है, बेसिकली जो फ्लो पास हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए क्रॉस रेगुलेशन होता है। कंट्रोल पर्पज के लिए गेट ऑफ द रेगुलेटर वॉल्व विच इज फुली ओपन, पहले क्या था, गेट ओपन था, सडनली लोवर्ड, उस सडनली आपने उसको बंद कर दिया है। देन रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो रिजल्ट्स, जैसे कि ये है, ये आपका डेप्थ ऑफ फ्लो के कोरस्पॉन्डिंग फ्लो हो रहा था, अब आपने यहाँ पे गेट को बंद कर दिया है। तो आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि इधर तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा पानी, धीरे धीरे डेप्थ ऑफ फ्लो डिक्रीज होगा, और इधर राइज होगा, डेप्थ ऑफ फ्लो ऊपर जाएगा। अब नेगेटिव सर्ज और पॉजिटिव सर्ज क्या होती है, सर्ज ये वेव की जैसे मूव करती है, जो कि डेप्थ ऑफ फ्लो को या तो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। अगर डिक्रीज करती है तो उस केस में वो नेगेटिव सर्ज होगी, अगर इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव सर्ज होगी। अब मैं बोलूं अपस्ट्रीम में डेप्थ ऑफ फ्लो कैसे चेंज हो रहा है, अपस्ट्रीम फ्लो में पहले इस गेट के पास में डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज होगा, फिर धीरे धीरे वो सर्ज वेव बनेगी, वो इधर की तरफ जाएगी और इधर डेप्थ ऑफ फ्लो को इंक्रीज कराएगी, और वहीं पे यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ फ्लो है उसको डिक्रीज कराएगी। तो ये वाली सर्ज है जो डेप्थ ऑफ फ्लो को डिक्रीज कराती है वो नेगेटिव होती है, और यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ फ्लो को इंक्रीज कराती है वो होती है पॉजिटिव। और इससे पहले सर्ज वेव का एक क्वेश्चन था, अगर आपको सर्ज वेव का पता नहीं है तो उसमें मैंने एक क्लिप ऐड करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप एक बार उसको देख लीजिए, उससे आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसी के अगर उल्टा हो, अभी जैसे ये है और इसको अगर हम गेट को खोल दें, बंद गेट को खोलेंगे, तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो डिक्रीज होगा, तो ये नेगेटिव सर्ज वेव होगी। वहीं पे इधर डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले तो अगर कुछ भी फ्लो नहीं था, कुछ भी यहाँ पर वाटर नहीं था, तो धीरे धीरे कुछ कॉरस्पॉन्डिंग डेप्थ ऑफ फ्लो आएगा और वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा।
तो यहाँ पर उस केस में सर्ज वेव होगी वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, पॉजिटिव मूविंग अपस्ट्रीम, नेगेटिव मूविंग डाउनस्ट्रीम। अगर गेट को क्लोज किया है, ओपन किया है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247 में दिया है कि 10 सेंटीमीटर हाई रॉकेट है जिसमें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 का कोई लिक्विड फिल किया हुआ है। जब रॉकेट लिफ्ट ऑफ हो रही है तो एक्सेलरेशन 5g है, तो बॉटम प्लेट जो है रॉकेट की उस पर प्रेशर क्या होगा। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम इफेक्टिव जी निकालते हैं और उसके बाद रो जी एच वाला वही फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे जी आपका इफेक्टिव हो जाएगा। अपवर्ड के केस में जी इफेक्टिव होता है वो जी प्लस जो यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वो होता है, तो 5g यहाँ पे 6g हो जाएगा। वहीं पे डाउनवर्ड अगर जा रहे होते हो तो उस केस में हम माइनस करते हैं जी में से। जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई 5g प्लस जी यानी 6g। अब सिंपल हम रोजी एच वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बट 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको निकालना है, यानी रो की वैल्यू आप केजी पर मीटर क्यूब के बजाय केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में लोगे। दूसरा, जी को हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर जी को मल्टीप्लाई करके निकालते तो न्यूटन में आता। तो बट हमें कंसिडर करना है इफेक्टिव जी 6g को, तो हम 6g से मल्टीप्लाई करके फिर जी से डिवाइड कर देंगे, ताकि रो की फॉर्म में ही बेसिकली केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में ही हमारा आंसर आ जाए। तो 1.2 इंटू 1000 इंटू 10⁻6 -6, ये -6 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। 1 मीटर को हमने कन्वर्ट किया तो 100 आया, और 100⁻3 यानी 10�6, तो ऊपर जाके माइनस में हो गया। अब यहाँ पे इसमें करेंगे तो इसमें बचेगा 1/1000, तो ये 1000 नीचे आ गया। 1.2 इंटू 6 इंटू 10, इसको करेंगे तो 0.072 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। लेकिन यहाँ पे करेक्शन करना होगा आपको कि 0.072 है और 7.2 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 248 में यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई हैं और इनको मैच करना है हमें। स्ट्रीम लाइन्स, स्ट्रीक लाइन्स, पाथ लाइन्स और इक्विपोटेंशियल लाइन लिस्ट 1 में दिया है, तो हम पहले इनको समझ लेते हैं। स्ट्रीम लाइन्स क्या होती है, वो कर्व होते हैं जो कि टेंजेंट है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, बट उस कर्व में अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करेगा, और कोई भी फ्लूइड है वो इसको क्रॉस नहीं कर सकता। पाथ लाइन क्या है, एक्चुअल पाथ जो एक फ्लूइड का पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। जैसे कि एक पर्टिकुलर पाथ को, पर्टिकुलर फ्लूइड के पार्टिकल को हम कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि ये पाइप फ्लो का कोई केस है और इसमें कोई फ्लूइड का पार्टिकल है, वो इस तरीके से जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी फ्लूइड के पार्टिकल की पाथ को स्टडी कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये जो लाइन है ये पाथ लाइन है। इसी तरीके से कोई दूसरा पार्टिकल को अगर हम स्टडी कर रहे हैं और वो इस तरीके से जा रहा है, तो ये दूसरी पाथ लाइन हो गई। स्टिक लाइन क्या होती है, अब स्टिक लाइन और पाथ लाइन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा। पाथ लाइन में क्या है कि हम टाइम को वेरिएबल रख रहे हैं, टाइम के साथ साथ कोई पार्टिकल कैसे कहाँ कहाँ जा रहा है हम उसको ट्रेस कर रहे हैं। वहीं पे स्टिक लाइन के केस में हम टाइम को फ्रीज कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। कैसे, सोचो कि यहाँ पे आप डाई इंजेक्ट कर रहे हो, वो डाई इंजेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर जो भी फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं उनमें डाई का कलर आ गया है। अब हम देख रहे हैं कि पार्टिकल इधर से गया, कुछ टाइम बाद हमने देखा फॉर एग्जांपल t = 5 सेकंड पे हमें स्टिक लाइंस को प्लॉट करना है, तो पहले जो पार्टिकल एक निकला था वो यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, इस तरीके से। तो ये एक स्टिक लाइन हो गई, टाइम फ्रीज कर दिया हमने। एक पर्टिकुलर टाइम पे हम डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टिकल्स यहाँ से निकले उनकी लोकेशंस को ट्रेस कर रहे हैं, उनको लाइन से मिला रहे हैं, वो स्टिक लाइन हो गई। पाथ लाइन के केस में टाइम वेरिएबल है, टाइम के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कैसे पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। इक्विपोटेंशियल लाइन वो है जहाँ पे जिनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हेड है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हेड के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं उनको मिलाएं तो हमें इक्विपोटेंशियल लाइन मिलेगी, और फ्लो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, स्ट्रीम लाइंस है वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर अब ऑप्शंस को देखेंगे तो स्ट्रीम लाइन में आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ट्रेसिंग ऑफ मोशन ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स। स्ट्रीम लाइन में डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स को हम ट्रेस कर रहे हैं। बी में स्टिक लाइन होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, एक पर्टिकुलर लोकेशन जो फ्लूइड पास हो रहे हैं उनका हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। सी में 1 हो जाएगा, एक 1 फ्लूइड पार्टिकल का ट्रेस कर रहे हैं हम। और डी में अब यहाँ पे ये 2 ऑप्शन बचते हैं, बट यहाँ पर स्ट्रीम लाइन लिखा होता तो ये भी करेक्ट हो सकता था, बट स्ट्रिक लाइन लिखा है इसलिए 4 करेक्ट नहीं होगा। लोकेशन ऑफ इक्वल पिजियोमेट्रिक हाइट, यानी डी में 5 करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 249 में दिया है कि डेप्थ ऑफ इमर्जन ऑफ ए वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीज होगा तो लोकेशन ऑफ प्रेशर कैसे चेंज होगा। सीपी यहाँ पे लोकेशन ऑफ प्रेशर है, और एच सी जो सेंट्रोइड है उसकी लोकेशन है।
जो बेसिकली एरिया का सेंटर है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि HC में हम ये वाली टर्म ऐड कर रहे हैं। जैसे जैसे डेप्थ ऑफ इमर्जन बढ़ेगा, HC की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, IG अपॉन AHC वाली टर्म है वो घटेगी। HCP और HC में डिफरेंस क्या है? प्रेशर हेड और जो सेंट्रोइड है फ्री सरफेस का, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? उनके बीच की डिस्टेंस है HCP माइनस HC, जो कि इक्वल है IG अपॉन AH बार या HC के। तो HC को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी वो पॉइंट्स पास आते जाएंगे। जैसे जैसे डेप्थ ऑफ इमर्जन हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका जो यहाँ पे किस तरीके से लिखा है, लोकेशन ऑफ प्रेशर है वो क्लोजर आ जाएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया। तो एक करेक्ट आंसर होगा। बट कभी कॉन्साइड नहीं करेंगे, हमेशा आपकी वैल्यू होगी वो सेंटर ऑफ प्रेशर की ही ज्यादा होगी कंपेयर टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बेसिकली HC को यहाँ पर इन्होंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एरिया का सेंट्रोइड है वो है। क्वेश्चन नंबर 250 में दिया है कि अगर डिस्चार्ज क्यू है किसी पाइप में, उसमें एंड कैप नोजल फिट किया हुआ है, डिस्चार्ज हो रहा है वेलोसिटी v से। नॉर्मली वो एक प्लेट को हीट कर रहा है, जो प्लेट है वो v/2 मीटर पर सेकेंड या v/2 जो भी यूनिट हो सकती है की वेलोसिटी से नोजल की तरफ चल रहा है। ये नोजल है, इसमें इस तरीके से फ्लूइड जाके एक प्लेट को हिट कर रहा है, बट प्लेट स्टेशनरी नहीं है, प्लेट इधर आ रही है, जेड की डायरेक्शन में आ रही है प्लेट, और आ रही है v/2 वेलोसिटी से, और इसकी खुद की वेलोसिटी है v। तो कितने डिस्चार्ज है वो उसको हिट कर रहा होगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रिलेटिव वेलोसिटी आप लिखोगे तो इसकी डायरेक्ट वेलोसिटी v है और इसकी ये है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगी वेलोसिटी। तो इसकी v/2 है और इसकी v है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी 3v/2 हो जाएगा। तो अब क्यू निकालेंगे हम, प्लेट जो हिट कर रहा है डिस्चार्ज, वो ए इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो एरिया तो जो नोजल का एरिया वही रहेगा, बट वेलोसिटी की जगह पे यहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे जो कि 3v/2 है। तो ये 3/2 क्यू डिस्चार्ज हो जाएगा। बेसिकली ए है, इसको मैं q/v लिख रही हूँ क्योंकि क्यू डिस्चार्ज पास हो रहा है और v वेलोसिटी है, तो q/v एरिया हो जाएगा। और एक्चुअल जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 3v/2 है। और वहीं पे इसमें अगर इस तरीके से जा रहा होता तो उस केस में v माइनस v/2 होगा, क्योंकि अब यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है। ट्रेन वाला एग्जाम्पल देखा होगा ना आपने, दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी तो क्या करते थे हम, ऐड करते थे, और वहीं पे सेम डायरेक्शन में जा रही थी तो माइनस करते थे, बस वही बात है। तो सी आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 251 में दिए है कि यहाँ पर जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सा एग्जिस्ट करेगा रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो दोनों केसेस में। तो हम पहले वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन का चेक करते हैं। आपको पता ही है कि ये u की इक्वेशन होती है, ये v की इक्वेशन होती है, और हमें ये भी पता है कि जो रोटेशनल कंपोनेंट हम निकालते हैं, बेसिकली आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो, i j k u v w डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। तो अगर मुझे ओमेगा जेड निकालना है, ओमेगा जेड मुझे निकालना है, तो वो क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी डेल v बाई डेल एक्स होगा और डेल u बाई डेल वाई होगा। अब यहाँ पर मैं v और u को अगर इस इक्वेशन से रखूं यहाँ पे वैल्यूज, तो डेल बाई डेल एक्स, v की जगह मैं क्या रखूंगी, डेल फाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई, और इसके अंदर आएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स। तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि ये हमेशा हमेशा जीरो के इक्वल होगा अगर फाई एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर x में कर रही हूँ और इसमें x में करके y के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो दोनों की यहाँ पर सेम आएंगे मैग्नीट्यूड और ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ओमेगा जेड मेरा हमेशा जीरो आएगा और ओमेगा जेड जीरो आता है, यानी फ्लो है वो इरोटेशनल है। तो फाई अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में हमेशा हमेशा जो फ्लो होता है वो इरोटेशनल ही होगा। बट साई के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साई की इक्वेशन डिफर करती है। ओमेगा जेड यहाँ पर भी यही होगा, बट यू और वी को अगर हम रखेंगे तो u की जगह हम यहाँ पे v की जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस प्लस डेल साई अपॉन डेल एक्स, और u इक्वल आ गया माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई के। बेसिकली y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें इधर की वेलोसिटी मिल रही है, तो हमें माइनस लगाना पड़ रहा है क्योंकि हमें पॉजिटिव x डायरेक्शन की वेलोसिटी को u लिखते हैं, और v के x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें v मिल रहा है डायरेक्टली। अब इस वाली इक्वेशन जो ओमेगा की इक्वेशन है, इसमें अगर मैं ये वैल्यूज रखूं, ये जो इक्वेशन है इसमें u और v की अगर मैं वैल्यूज रखती हूँ, तो यहाँ पे मेरा डेल साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी डेल एक्स आ रहा है और मेरा v वाले में भी डेल एक्स आ रहा है।
तो ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और इसी तरीके से डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब ये जरूरी नहीं है हमेशा 0 के इक्वल हो, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म्स है। एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में किया है। तो इसका 0 के इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये नॉन जीरो भी हो सकता है। नॉन जीरो हो सकता है यानी मैं कह सकती हूँ ओमेगा जेड एग्जिस्ट कर सकता है साई फंक्शन के केस में। तो यहाँ पर वेलोसिटी पोटेंशियल ऐसा आ गया हमारे पास जो कि सिर्फ रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो के लिए ही एग्जिस्ट करेगा। तो 2 जहां जहां पर है वो वाले सारे गलत हो जाएंगे। सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 252 में दिया है कि वॉश बेसिन है उसमें कोई सेंट्रल ओपनिंग है, उससे अगर वो एम्प्टी हो रहा हो तो ये किसका एग्जांपल है। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा है कि फ्री वर्टेक्स फ्लो का एग्जांपल है, क्योंकि जिसमें हम बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स टॉर्क नहीं लगा रहे हैं और फिर भी रोटेशनल फ्लो हो रहा है, जो वर्टेक्स फ्लो है, सॉरी रोटेशनल नहीं वर्टेक्स फ्लो हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री वर्टेक्स फ्लो, जो कि हमने एग्जांपल भी देखा था वॉश बेसिन का। वहीं पे फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो के केस में हम कंटिन्यूअसली उसमें एक एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे होते हैं इस तरीके से कि ओमेगा वहां पे कांस्टेंट होता है। वहीं पे जब फ्री वर्टेक्स फ्लो की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स टॉर्क या टॉर्क नहीं लगा रहे हैं, तो उस केस में जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ाई है हमने कि mv है, रेट ऑफ चेंज ऑफ mv होता है वो फोर्स के इक्वल होता है। फोर्स 0 है यानी mv कांस्टेंट है। और वहीं पे यहाँ पर हो रहा है रोटेशनल मोमेंट की बात, तो यहाँ पर मोमेंट होगा तो एंगुलर मोमेंट हम लेंगे और एम ओमेगा लेंगे mv की जगह, जो कि mvr हो जाएगा। तो mvr कांस्टेंट होगा, ये कंडीशन होती है फ्री वर्टेक्स फ्लो की, और यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 253 में दिया है कि फ्लूइड फ्लो के केस में एक लाइन नहीं, टाइम नहीं है, लाइन है, लाइन ऑफ कांस्टेंट पीजियोमेट्रिक हेड है, वो कौन से 2 पॉइंट्स, मतलब वो 2 पॉइंट से पास हो रही है लाइन ऑफ कांस्टेंट पीजियोमेट्रिक हेड, तो उन 2 पॉइंट्स पे किसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये इक्वेशन होती है बर्नौलीज इक्वेशन, और बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो सम होता है इन तीनों का कांस्टेंट रहता है। अब मैं बोल रही हूँ कि 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें कि इसकी वैल्यू सेम है, ये मेरा इक्वल है P2 अपॉन रो जी इंटू Z2 के, ये सेम है दोनों पॉइंट्स पे, तो ये तभी होगा जब वेलोसिटी हेड भी सेम हो, क्योंकि मुझे पता है कि वेलोसिटी हेड को भी अगर इसमें मैं ऐड कर दूं, ये v1 स्क्वायर अपॉन 2g है और ये v2 स्क्वायर अपॉन 2g है। अब पहले जो कंडीशन थे कांस्टेंट पीजियोमेट्रिक हेड पे 2 पॉइंट है, तो इसका मतलब ये इक्वल है, और इसमें अगर मैंने ये दोनों टर्म्स दोनों साइड v1 स्क्वायर अपॉन 2g v2 स्क्वायर अपॉन 2g ऐड कर दी है, तो ये मेरी बर्नौलीज इक्वेशन आ गई है। लेकिन ये दोनों में इक्वल साइन तभी आएगा जब ये v1 स्क्वायर अपॉन 2g और v2 स्क्वायर अपॉन 2g है वो सेम हो, यानी v1 है वो v2 के इक्वल हो, सेम वेलोसिटी वाले 2 पॉइंट्स हो। क्योंकि वेलोसिटी सेम नहीं होगी तो उस केस में आपका तीनों का सम तो कांस्टेंट रहता है, तो ये अगर वेरी करेगा तो इसमें इस वाली टर्म को भी वेरी करना पड़ेगा, तभी तीनों का सम कांस्टेंट रह पाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर आंसर गलत दिया गया, आंसर की में आंसर ऑप्शन डी दिया है, बट करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 254 में दिया है कि यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई हैं, नॉन डायमेंशनल नंबर और एप्लीकेशन दिया है इसका कि कौन सा नॉन डायमेंशनल नंबर का कहाँ पे एप्लीकेशन होगा। तो इसमें जो नए टर्म है उनको एक बार हम देख लेते हैं। थोमा नंबर आप में काफी लोगों को भी नहीं पता होगा, तो ये एक नंबर होता है, कैविटेशन स्टडीज में हम इसका यूज करते हैं पंप और टर्बाइन के केस में। वहीं पे मैक नंबर तो पता होगा आप लोगों को, ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है। वेबर नंबर में क्या होगा, सरफेस टेंशन और इनर्शिया फोर्सेज होते हैं, और रेनॉल्ड्स नंबर में विस्कस फोर्सेज और इनर्शिया फोर्सेज होते हैं। अब मोशन ऑफ सबमरीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विस्कस फोर्सेज इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सबमरीन फ्लो होती है वो फ्री वाटर सरफेस से नीचे फ्लो होती है। तो सी में आपका 5 आ जाएगा, सी में 5 आ जाएगा, यानी 2 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। डी की अगर आप बात करो वेबर नंबर, तो कैपिलरी फ्लो जब होता है तो सरफेस टेंशन फोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी डी का आपका 4 होगा। डी का 4 होगा तो एक ही ऑप्शन बचा है, बी का देखा जाए तो 3 होगा, थोमा नंबर है, कैविटेशन का से रिलेटेड होता है, और ए जो आपका है ये लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स के लिए यूजफुल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1-2 ऑप्शन का आइडिया ना हो, फिर भी आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे, तो बी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 255 में दिया है कि 0.5% एरर है अगर मेजरमेंट में हेड में वी नोज के, तो डिस्चार्ज के मेजरमेंट में क्या एरर होगी। तो यहाँ पर ये डिस्चार्ज की इक्वेशन है, यहाँ पर अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि Q है वो s⁵ के प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट करूं तो Q का dQ हो जाएगा
और ये यहाँ पे कोई कांस्टेंट मान लिया हमने, ये 5/2 और s⁻5/2 माइनस यानी s⁻3/2 हो जाएगा। अब इनको अगर यहाँ पे भी मैं इक्वल टू लगा दूं के इक्वल टू का साइन लगा दूं प्रोपोर्शनल हटा के और के लिख दूं कांस्टेंट, तो अब मैं dq अपॉन dq लिखूंगी तो इसमें क्या आएगा मेरा 5/2 s⁻3/2 अपॉन s⁻5/2 जो कि इक्वल आ जाएगा dq अपॉन q इज इक्वल टू एक ds भी आएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ dq आ रहा है तो यहाँ पे dh आएगा। तो 5/2 ds अपॉन h 5/2 और 3/2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो हेड के मेजरमेंट में जो एरर है उसकी 2.5 टाइम्स डिस्चार्ज के मेजरमेंट में एरर होगी। तो 0.5% हेड के मेजरमेंट में एरर है तो इसका 2.5% यानी आपका 1.25% आ जाएगा डिस्चार्ज में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 256 काफी सिंपल है। दिया है कि एक स्फेयर है जिसका सर्टेन कुछ डायमीटर है, टो करके सबमर्ज्ड अंडर वाटर में उसको अगर हम ले जा रहे हैं तो उसमें ड्रैग फोर्स एक्ट कर रहा है वो 4 न्यूटन का कर रहा है, वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा स्फेयर है जिसकी डाया ट्वाइस है इसके डाया का, तो उसको सेम तरीके से टो करके ले जाएंगे तो उसमें ड्रैग फोर्स होगा, वो क्या होगा, वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा, एफ डी होता है हाफ रो सी डी ए वी स्क्वायर के। सी डी को अब यहाँ पे हम कांस्टेंट मानेंगे, ये जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है इसको, रो सेम है वी सेम है, तो बेसिकली एफ डी है वो ए के प्रोपोर्शनल होगा। या हम ये भी कह सकते हैं एफ डी है वो एफ डी है वो प्रोपोर्शनल होगा डी स्क्वायर के, क्योंकि एक को हम π/4 डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एफ डी प्रोपोर्शनल होगा डी स्क्वायर के। तो डी जो है ये 2 टाइम्स करेंगे तो ड्रैग फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 4 इंटू 4 16 न्यूटन, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257 में दिया है कि यहाँ पर जो कंडीशंस दी है उनमें से ग्रेटर एनर्जी डिसिपेशन है टर्बुलेंट फ्लो के केस में कौन कौन से ऑप्शन के लिए होगा। तो देखते हैं हम तीनों फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं। एडी साइज का क्या होता है, जितनी ज़्यादा स्मॉलर एडीज होती हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट लार्ज होता है उतना ही, और हायर एनर्जी डिसिपेशन होता है। वहीं पे टर्बुलेंस इंटेंसिटी की अगर बात करें तो जितने ज़्यादा टर्बुलेंस की इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होंगे, जितना ज़्यादा वेलोसिटी में उतना ही ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी डिसिपेशन होगा। वहीं पे विस्कोसिटी की अगर हम बात करें तो हायर विस्कोसिटी होगी तो ज़्यादा एनर्जी डिसिपेशन होगा, ज़्यादा वहाँ पर बेसिकली विस्कस फोर्सेज होंगे और ज़्यादा एनर्जी डिसिपेशन होगा। वहीं पे कम विस्कोसिटी वाला अगर कोई फ्लूइड होगा तो वहाँ पर एनर्जी डिसिपेशन है वो कम होगा। तो यहाँ पर स्मॉलर एडी साइज होगा, लोअर विस्कोसिटी नहीं होगा, लार्ज इंटेंसिटी ऑफ टर्बुलेंस होगा, यानी 2 नहीं है 1 एंड 3 है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258 में दिया है कि शियर वेलोसिटी के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्या है शियर वेलोसिटी, तो ये एक फिक्सियस क्वांटिटी है जिसको कि हम कैलकुलेट करते हैं, जो वॉल पे शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है उसको रो से डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये जो टर्म आती है इसको बेसिकली शियर वेलोसिटी बोला जाता है। एक्चुअल में ये वेलोसिटी नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है कि शियर स्ट्रेसेस जो एक्ट कर रहे हैं उनका बाउंड्री पे जो इफेक्ट हो रहा है उसको। तो यहाँ पर एक फिक्सियस क्वांटिटी ऑप्शन बी में जो दिया है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 259 में दिया है कि 3 रिजर्वोयर है ABC, इंटरकनेक्टेड है पाइप से, फिगर में जो दिया है इस तरीके से। वाटर सरफेस एलिवेशन यहाँ पर जो है रिजर्वोयर में, और पीजियोमेट्रिक लेवल है जंक्शन डी पे, तो उसको किस इस तरीके से मतलब ये पीजियोमेट्रिक हाइट्स यहाँ पे शो किए गए हैं। तो कौन सी इक्वेशन यहाँ पर जो ऑप्शंस में दिए है वो ट्रू होगी। तो यहाँ पर हेड 200 है, यहाँ पे 160 है, तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा हाई हेड से लो हेड की तरफ। यहाँ पर हेड 180 है और यहाँ पे 160 है, यानी इधर फ्लो होगा। वहीं पे यहाँ पे हेड 120 है और यहाँ पे 160 है, यानी हाई हेड से लो हेड की तरफ जाएगा तो इधर जाएगा। तो अब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू Q3। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 260 में दिया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दी हैं इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट से पहले कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन दी है, वो क्या है, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसका रिड्यूस कर रहे हैं हम पाइप डायमीटर 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर में। प्रेशर हेड 10 सेंटीमीटर वाले सेक्शन पे 10 मीटर है, वेलोसिटी हेड 1 मीटर है। बेसिकली डाया जब 10 सेंटीमीटर था, थोड़ा ज़्यादा दिखा देते हैं 10 सेंटीमीटर वाला, ये 10 सेंटीमीटर का डाया था, तो उस केस में यहाँ पर प्रेशर हेड है P/W वो आपका 10 है, और वेलोसिटी हेड v²/2g वाली टर्म है वो 1 मीटर है। और उसके बाद हमने इसका डाया को बेसिकली रिड्यूस कर दिया, अभी आपका डाया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो गया है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं,
तो टोटल हेड क्या है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, पाइप का जो सेंटर लाइन है उसको अगर हम डेटम माने तो इस केस में डेटम हेड तो सारे पॉइंट्स के लिए 0 हो जाएगा, और मैं कह सकती हूँ कि टोटल एनर्जी होगी वो P/W प्लस V² होगी। Z 0 हो गया, और P/W है, इसकी वैल्यू दी गई है 10 और वेलोसिटी हेड 1 है, तो टोटल हेड होगा वो 11 मीटर होगा हर एक पॉइंट पे। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड में दिया है 5 सेंटीमीटर सेक्शन वाले पे प्रेशर हेड नेगेटिव होगा, तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं। क्या किया हमने, बेसिकली डाया को हाफ कर दिया है, और डाया को हाफ करने से Q इज इक्वल टू होता है AV, और डिस्चार्ज तो सेम रहेगा, तो V हो जाएगा आपका Q/A, और A है ये होता है Q/D², यानी जो डाया है उसको हमने हाफ किया है, तो आपका वेलोसिटी हेड है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, और यहाँ पे वेलोसिटी हेड होता है V²/2g, तो अगेन इस वेलोसिटी के टर्म का हम स्क्वायर करेंगे, तो बेसिकली वेलोसिटी हेड इनिशियल जो था उसका 16 टाइम्स हो जाएगा, यानी ये जो सेक्शन था तो उसमें ये थी वैल्यूज। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे 5 सेंटीमीटर वाले के केस में, तो वेलोसिटी हेड मुझे पता चल गया कि 16 मीटर है, तो P/W क्या होगा, इसको तो नेगेटिव होना पड़ेगा क्योंकि सम तो 11 आना चाहिए, Z हर पॉइंट पे 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है पाइप, तो इस केस में इसकी वैल्यू आपकी होगी -5, तभी ये 11 आएगा। तो हमें पता चल रहा है कि P/W वाली टर्म नेगेटिव आ रही है, तो प्रेशर हेड एट द 5 सेंटीमीटर सेक्शन इज नेगेटिव। डिस्चार्ज वेरीज प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, नहीं, डिस्चार्ज तो Q इज इक्वल टू AV होता है, तो उस केस में डिस्चार्ज है वो डाया के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि A π/4 D² होगा, तो 3 इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में दिया डेटम हेड और सेक्शंस इज कांस्टेंट, यस, हम पाइप का जो सेंटर है उसको डेटम मानेंगे तो सारे पॉइंट्स पे वेलोसिटी है, जो डेटम हेड है वो 0 हो जाएगा। हम उसके नीचे को दूसरी पॉइंट को डेटम हेड मानेंगे, तो उस केस में जैसे कि ऐसे आपकी पाइप जा रही है हॉरिजॉन्टल, ये आपका डेटम है, तो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपका हेड होगा वो सेम रहेगा, कांस्टेंट होगा। 4 करेक्ट है, 3 आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261 में दिया है कि फाई की वैल्यू ये है, शाई की ये है, और डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है आपको जो कि पास हो रहा है 1,3 और 3,3 के बीच में। तो शाई का फंक्शन है उसमें बेसिकली हम वैल्यूज रखेंगे, तो शाई की दोनों डिफरेंट पॉइंट्स के लिए जो वैल्यूज आएगी उनका डिफरेंस बेसिकली डिस्चार्ज को डिनोट करता है। तो यहाँ पर शाई की हम निकालेंगे पहले 113 के लिए, पॉइंट 113 के लिए साई की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू रखने पे आपका आ रहा है 3/2 y² 1 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 9 इंटू 3/2 9 माइनस 1 इंटू 3/2, और ये आपका 12 आ रहा है। वहीं पे सेकंड वाले पॉइंट पे आप निकालोगे तो 0 आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली डिस्चार्ज को डिनोट करता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 12 आ जाएगा। 5 है वो यहाँ पे इन्होंने अननेसेसरी डेटा दिया है कंफ्यूज करने के लिए, डी हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 262 में दिया है कि एक वियर का मॉडल है जिसमें हॉरिजॉन्टल स्केल 1/40 है, LR आपका 1/40 है, और HR आपका है वो 1/9 है। पूछा गया है कि डिस्चार्ज मॉडल से 1 लीटर पर सेकंड पास हो रहा है, तो प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज क्या होगा। तो डिस्चार्ज इक्वल होता है A इंटू वी को, ए में तो LH इंटू LR इंटू HR आ जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, और उसी के साथ में वेलोसिटी के लिए हम फ्राउड नंबर वाली इक्वेशन लेंगे। ये जो इक्वेशन हमने पिछले काफी क्वेश्चंस में देखी है, एल की जगह बेसिकली यहाँ पे एच है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो क्योंकि इसमें वाई होता है डेप्थ ऑफ फ्लो, तो वाई होता है तो वर्टिकल वाला है ये जो 1/9 वाला स्केल है वो, तो वी आर रूट एल आर के इक्वल आ गया, या मैं कह सकती हूँ कि रूट एल एच के इक्वल आ गया, या एच आर लिख देते हैं हम इसको, इसके इक्वल आ गया। तो अब क्यू क्या होगा, एल आर इंटू एच आर 1/40 इंटू 1/9 इंटू रूट एच आर 1/9 है तो 1/9 का रूट, तो यहाँ पे ये आएगा क्यू आर आपका आएगा वो 1/40 इंटू 1/9 इंटू 1/3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1080 आएगा क्यू आर, यानी मॉडल का डिस्चार्ज 1 है, तो प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज 1080 लीटर पर सेकेंड होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 263 में दिया है कि लेमिनार फ्लो अकर हो रहा है एक्सटेंसिव स्टेशनरी प्लेट्स के बीच में, तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर किसके इक्वल होगा। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए डायरेक्टली याद रखना है,
लेमिनार फ्लो सर्कुलर पाइप में होता है तो इफेक्टर की वैल्यू 2 होगी, वहीं पे स्टेंसिली प्लेट्स के केस में इसकी वैल्यू 1.5 होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 264 में पूछा है कि स्टेडी लेमिनार फ्लो हो रहा है किसी लिक्विड का एक सर्कुलर पाइप से, इंटरनल डायमीटर डी है, कांस्टेंट डिस्चार्ज अगर पास हो रहा है तो हार्डली ग्रेडियंट है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैंने आपको काफी बार बताया है कि ये डिस्चार्ज की इक्वेशन है, आप इसको डायरेक्टली याद रखें। आप वेलोसिटी वाले से भी निकाल सकते हो लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो या तो इसको डायरेक्टली याद रखें, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि एवरेज वाला जो वी है, वी एवरेज की जो इक्वेशन है उसको याद रख लो, उससे फिर डिस्चार्ज की इक्वेशन लिख लो, क्योंकि इक्वेशन ये आएगी। अब यहाँ पर पूछा गया है कि हार्डली ग्रेडियंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो मैं डेल पी बाई डेल एल को अगर उधर रखूं और बाकी सारा इधर ले जाऊं तो Q इंटू 128 इंटू म्यू डिवाइडेड बाई पाई डी रेज़ टू पावर 4 आएगा। तो मेरे से पूछा गया ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डी रेज़ टू पावर 4 के, क्योंकि डिस्चार्ज कांस्टेंट हमें दिया गया है और म्यू है वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, तो वो ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा। सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 265 में दिया है कि रेशियो है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ड्रैग लेमिनार बाउंड्री लेयर में है और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ड्रैग टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में है, उनका रेशियो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन याद रखनी है, एक तो ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ड्रैग है उसका लेमिनार के लिए 1.328 अपॉन आर ई एक्स होता है, आर ई यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर है, और वहीं पे टर्बुलेंट के लिए 0.074 इंटू आर ई एक्स रेज़ टू पावर 1/5 होता है। तो बस फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजीली यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हो। रेशियो आ जाएगा 3 बाई आर ई रेज़ टू पावर बेसिकली 3/10 आएगा और एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, 3/10 को 0.3 लिख सकते हैं। तो प्रोपोर्शनल पूछा है तो ये लेमिनार अपॉन टर्बुलेंट का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा आर ई एक्स रेज़ टू पावर माइनस का आएगा बेसिकली 0.3। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 266 में दिया है कि ओवरऑल ड्रैग कोफिशिएंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं CD और CL की फॉर्म में। ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है, CD कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, CL है वो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट है, W है शिप का वेट है एयरक्राफ्ट का किसी का, विंग एरिया उसका S है। तो यहाँ पर मैक्सिमम ड्रैग हॉरिजॉन्टल फ्लाइट के केस में क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल फ्लाइट यानी सिर्फ इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो टोटल एक्सीलरेशन है वो 0 है, यानी जो लिफ्ट फोर्स अपवर्ड लग रहा है एयरक्राफ्ट पे वो उसका वेट जो डाउनवर्ड लग रहा है उसके इक्वल है, यानी हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि एफ एल है वो डब्ल्यू के इक्वल होगा। अब हमें एफ डी और एफ एल के फॉर्मूले पता है तो हमने ये फॉर्मूले लिख दिए, एफ डी ये होता है, एफ एल ये होता है और ये डब्ल्यू के इक्वल होगा, हमें ये पता चल गया। कैसे पता चला ये होगा, क्योंकि फ्लाइट है वो हॉरिजॉन्टल है, कोई वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कोई फोर्स नहीं है। एफ डी बाई एफ एल इसका रेशियो लेंगे तो सी डी बाई सी एल आ जाएगा, और यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एफ एल को अगर मैं डब्ल्यू लिखती हूँ तो एफ डी मेरा ये आ जाएगा। अब W तो कांस्टेंट है, एफ डी मैक्सिमम या मिनिमम होगा जब सी डी बाई सी एल है वो मैक्सिमम या मिनिमम हो। तो सी डी बाई सी एल के मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल कर देंगे। तो ये सी डी था ऊपर वाला, नीचे मैंने सी एल से डिवाइड किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल करा तो ए बाई सी एल का माइनस ए अपॉन सी एल स्क्वायर आ गया और बी सी एल का बी हो गया, ये 0 के इक्वल है यानी सी एल मेरा रूट ए बी के इक्वल है। अब एफ डी मुझे निकालना है तो यहाँ पर जो इक्वेशन थी इसमें मैं वैल्यूज रख दूंगी, सी डी अपॉन सी एल मेरा ये आ रहा था तो ये मैंने इस तरीके से लिखा यहाँ पे, और यहाँ पर सी एल की वैल्यूज रख दी रूट ए बी, तो ये रूट ए बी यहाँ पे आ जाएगा, रूट ए बी ही इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू, यानी रूट 2 ए बी डब्ल्यू आएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। रूट टू मतलब रूट ए बी आएगा, 2 बाहर आएगा क्योंकि 1 और 1 आ रहा है ना यहाँ पे, तो 2 तो बाहर आएगा और रूट ए बी कॉमन है तो 2 रूट ए बी डब्ल्यू इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर 267 में दिया है कि लेमिनार फ्लो हो रहा है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, उनके बीच की डिस्टेंस 2h है, तो हेड लॉस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये इक्वेशन होती है वेलोसिटी की, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में मैं कोई स्मॉल स्ट्रिप लूँ जिसकी डेप्थ dy है, वो वॉल से y डिस्टेंस पे लोकेटेड है, तो उस केस में ये उसकी वेलोसिटी होगी, उसको अगर मैं dy से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो पर यूनिट विड्थ जो डिस्चार्ज पास हो रहा है वो मिल जाएगा मुझे, इस डेप्थ dy से जो डिस्चार्ज पास हो रहा है वो, और होल सेक्शन से जो डिस्चार्ज पास हो रहा है वो अगर मुझे निकालना है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी 0 से 20 के बीच में, तो यहाँ से आप इंटीग्रेट करोगे तो q की वैल्यू ये आएगी, बेसिकली y स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन पे y क्यूब आएगा, यानी हाईएस्ट पावर आएगी वो y रेज़ टू पावर 3 आएगी y की,
क्यूब आएगी। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है हमसे पूछा गया है कि हेड लॉस की फॉर्म में, तो P इज इक्वल टू WH होता है। तो यहाँ पर डेल P बाई डेल एक्स है। अगर कोई दो पॉइंट्स है P1 P2 उनका प्रेशर है तो मैं उनको इस तरीके से लिख सकती हूँ, L उनके बीच की डिस्टेंस है। तो P को अगर मैं W लिखूं, H1 लिखूं, इसको WH2 लिखूं अपॉन L इस तरीके से लिख सकती हूँ। W बाहर आ गया, अंदर मेरा बचेगा H1 माइनस H2 अपॉन L। और H1 माइनस H2 क्या होता है? हेड लॉस होता है, दो पॉइंट्स के बीच में हेड का डिफरेंस होगा, वो तो HF अपॉन L। तो HF अपॉन L किसके प्रोपोर्शनल होगा? जिसके डेल P बाई डेल एक्स प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर डेल P बाई डेल एक्स इक्वल आ जाएगा Q12 म्यू अपॉन बी क्यूब, या यहाँ पर जो डिस्टेंस दी है वो 2h दी गई है, दोनों प्लेट्स के बीच की हमने जो डिस्टेंस ली है वो b है, तो b को हम 2h से रिप्लेस करेंगे तो ये 2h का क्यूब आ जाएगा, यानी ये प्रोपोर्शनल है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है h क्यूब। ये करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 268 में दिया है कि एक पेन स्ट्रोक है, 2000 मीटर लॉन्ग है, वेलोसिटी है प्रेशर वेव की वो 1000 मीटर पर सेकंड है। वाटर हैमर प्रेशर हेड जो होगा इंस्टेंटेनियस क्लोजर के लिए वो 60 मीटर दिया गया है। वॉल को अगर 4 सेकंड में क्लोज करें तो पीक वाटर हैमर प्रेशर हेड क्या होगा? इंस्टेंटेनियस क्लोजर यानी रैपिड क्लोजर की बात हो रही है बेसिकली। तो रैपिड क्लोजर की क्या कंडीशन होती है? 2L बाई सी है बेसिकली, वेव प्रेशर वेव यहाँ से ये वॉल है, यहाँ से यहाँ जाके और रिजर्वोयर तक वो वापस आएगी, उसमें जो टोटल टाइम लगेगा, अगर वॉल क्लोजर का टाइम उससे कम है तो उस केस में ये उसको इसमें रैपिड क्लोजर होगा, और उससे ज्यादा टाइम लगेगा तो ग्रेजुअल क्लोजर होगा। तो 2L बाई ए करके हमने जो टाइम निकाला वो 4 सेकंड आ रहा है, और 4 सेकंड में हम वॉल को क्लोज कर रहे हैं, यानी जो वाटर हैमर प्रेशर हेड होगा वो इंस्टेंटेनियस रैपिड क्लोजर के कॉरस्पॉन्डिंग जो हेड है उसके इक्वल होगा, यानी 60 मीटर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 269 में दिया है कि एक ओपन चैनल है, वाइड रेक्टेंगुलर सेक्शन है, कांस्टेंट वैल्यू है n की, बेड स्लोप है वो ये है, यानी S0 आपको दिया गया है 1.2 इंटू 10⁻³ लोकल फ्रिक्शन स्लोप जो SF है ये है 1.05 इंटू 10⁻³ लोकल फ्राउड नंबर FR की वैल्यू भी आपको दे दी गई है। लोकल रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ डेप्थ बेसिकली dy बाई dx आपसे पूछा गया है। लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस अलोंग द फ्लो डायरेक्शन, वेरिएशन ऑफ डेप्थ विद लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, यानी y का x के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन होगा वो पूछा है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, S0 माइनस SF 1 माइनस Q² अपॉन G क्यूब, ये बेसिकली FR स्क्वायर होता है, फ्राउड नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यूज रखनी है, S0 की जगह 1.2 माइनस SF 1.05 माइनस FR है वो 0.8 है, तो इसका स्क्वायर आएगा तो 0.64 हो जाएगा। तो आप इसमें जस्ट वैल्यूज रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 270 में दिया है कि बिफोर पासिस ऑफ ए सर्ज डेप्थ है वो 1.8 मीटर है, डेप्थ और वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो 3.72 मीटर पर सेकंड है। सर्ज पास होने के बाद में डेप्थ 0.6 मीटर है और वेलोसिटी 7.56 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो स्पीड ऑफ सर्ज क्या होगा? तो इस तरीके से होता है कि ये सर्ज वेव इस डायरेक्शन में डाउनस्ट्रीम में पास हो रही है, तो जहां जहां से पास हो गई है वहां पर वेलोसिटी v2 है, डेप्थ ऑफ फ्लो y2 है, जहां पे पास नहीं हुई है वहां पर वेलोसिटी y1 डेप्थ ऑफ फ्लो y1 है और वेलोसिटी v1 है। अब इसमें यहाँ पर ये अनस्टेडी का केस है, तो हम इसको स्टेडी में कन्वर्ट करने के लिए जो वेव की वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम इस तरीके से एक वेलोसिटी इसको प्रोवाइड करेंगे, जिसकी डायरेक्शन यहाँ पे ये होगी और यहाँ पे ये होगी। और अब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन इस पे लगाएंगे, तो यह इधर वेलोसिटी v2 है और इधर vw है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी vw माइनस v2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेप्थ ऑफ फ्लो से y2 से इनटू विड्थ को हम मांग सकते हैं, जो प्लेन के परपेंडिकुलर डायमेंशन है उसको हम 1 मीटर कंसीडर कर रहे हैं। इसी तरीके से इस वाले सेक्शन पे अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये vw इधर है और v1 इधर है, तो ये अगेन vw माइनस v1 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा y1 से, और यहाँ पर vw माइनस v2 था, ये मल्टीप्लाई हो रहा था y2 से। ये दोनों इक्वल होंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इनको हमने इक्वेट किया और इक्वेट करके हमने vw निकाला, तो vw को हमने निकाला y1 v1 y2 v2 की फॉर्म में।
तो ये इक्वेशन आई है बेसिकली हमारी। आप चाहे तो इस इक्वेशन को डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके से सेक्शन बना के खुद से लिख सकते हो। अब तो कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट वैल्यूज रखनी है। y1 आपका 1.8 है, y2 0.6 है, v1 3.72 है, v2 7.56 है। सारी वैल्यूज इसमें हम रखेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 1.8 मीटर पर सेकेंड। आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 271 में दिया है कि टरबाइन है जो कि 20 मीटर हेड पे वर्क कर रहा है, 500 आरपीएम उसकी स्पीड है, 1:2 की स्केल का मॉडल टेस्ट कर रहे हैं हम एक 20 मीटर हेड के लिए, तो रोटेशनल स्पीड क्या होगी। तो टरबाइन के केस में सिमिलरिटी बनी रहे इसके लिए ये इक्वल होना चाहिए, एनएम डीएम अपॉन रूट एच मॉडल का और प्रोटोटाइप का इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर जस्ट आपको वैल्यूज रखनी है। एनएम आपको निकालना है रोटेशनल स्पीड मॉडल की। मॉडल का हेड जो है वो 20 मीटर है, टरबाइन का मॉडल का हेड है बेसिकली ठीक है 20 मीटर है और टरबाइन का भी 20 मीटर है। टरबाइन का आरपीएम 500 है और मॉडल का आपको निकालना है, तो यहाँ पर जस्ट वैल्यूज रखेंगे। एनपी 500 है, डीपी अपॉन डीएम, डीपी बेसिकली डायमीटर है, तो ये स्केल मॉडल 1:2 दिया है जो डायमेंशन का है, तो 2 × 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ये 20/21 हो जाएगा। तो सोल्व करने पे 1000 आरपीएम आ जाएगा, यानी मॉडल को हमें 1000 आरपीएम पे रन करना होगा सिमिलरिटी बनाए रखने के लिए। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 272 में दिया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से रेसिप्रोकेटिंग पंप के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो देखते हैं हम स्टेटमेंट को। फर्स्ट में दिया फ्रिक्शन हेड है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है कैविटेशन के लिए, और रेसिप्रोकेटिंग पंप में बेसिकली बिगनिंग ऑफ द सक्शन स्ट्रोक के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। कैविटेशन होता है किस लिए, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है वेपर प्रेशर से कम, कहीं पर प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से कम या उसकी इक्वल हो जाती है तो वेपोराइजेशन स्टार्ट होता है और इसके कारण फिर फर्दर कैविटेशन होता है। बट बिगनिंग ऑफ द सक्शन स्ट्रोक होगा उसमें प्रेशर ड्रॉप है वो मेनली एक्सेलेरेशन ऑफ द लिक्विड के कारण होगा। एक्सेलेरेशन के कारण जो हेड आ रहा है उसके कारण मेनली प्रेशर ड्रॉप होगा, फ्रिक्शन के कारण नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट बी में दिया है कि एक्सेलरेशन प्रेशर है रेसिप्रोकेटिंग पंप में, इसका जो इफेक्ट होता है वो पैराबोलिक होता है और मैक्सिमम इफेक्ट इसका हमें देखने को मिलता है मिडिल ऑफ द डिलीवरी स्ट्रोक। तो एक्सेलरेशन प्रेशर जो होता है वो इसके कारण जो हेड जो होता है ये पैराबोलिक नहीं होती है पहली बात तो। दूसरा ये मैक्सिमम होता है स्टार्ट ऑफ सक्शन और डिलीवरी स्ट्रोक के बीच में, मिडिल में इसकी वैल्यू होती है वो 0 होती है। बेसिकली इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन हेड को हम डिनोट करते हैं और थीटा की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी, मिडिल में 90 होगी और एंड में 180 होगी। तो मिडिल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 90, तो cos 90 0 ही हो जाएगा ये। दूसरा ये cos थीटा का फंक्शन है तो ऑब्वियसली पैराबोलिक नहीं होगा वेरिएशन, तो बी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। सी में दिया है कि एयर विसल है ये रिड्यूस करता है एक्सेलरेशन हेड को और कॉन्सिक्वेंटली ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन हेड को, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एयर विसल के कारण ये दोनों हेड्स ही हैं ये रिड्यूस होते हैं। और डी में दिया है मैक्सिमम परमिसिबल सक्शन लिफ्ट होगा किसी डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में, ये वेपर प्रेशर से इंडिपेंडेंट होगा। तो कैविटेशन है ये अक्कर होता है, हमने पढ़ा है कि प्रेशर है वो वेपर प्रेशर के इक्वल या उससे कम हो जाए तो कैविटेशन होगा। तो वेपर प्रेशर से इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं होगा ये परमिसिबल जो सक्शन लिफ्ट है, सक्शन हेड यानी बेसिकली नेगेटिव हेड है। एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम प्रेशर है जो सक्शन है, तो ये वेपर प्रेशर से के इक्वल या उससे कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कैविटेशन होगा। तो स्टेटमेंट डी भी आपका गलत हो गया, ओनली ऑप्शन सी करेक्ट है और सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 273 में दिया है कि यहाँ पर जो ये दी हैं डिफरेंट टर्म्स इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा इंस्टॉलेशन का हाइड्रो पावर प्लांट में। तो आप एक बार ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर आपका रेजर्वोयर है, ये पेन स्टॉक है, यहाँ पर वॉल दिया गया है, तो वॉल के पास में इस तरीके से हम एक सर्ज टैंक देंगे ताकि जो वॉल का क्लोज और ओपन के केस में जो प्रेशर है वो लिमिटेड रहे। और यहाँ पर आपका टरबाइन है, तो रेजर्वोयर होगा, उसके बाद पेन स्टॉक होगा, फिर सर्ज टैंक होगा और उसके बाद टरबाइन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 274 में दिया है कि 4 वेरिएबल्स हैं, एक ई है, एक पी है, एक जी है, एक म्यू है। मैक नंबर, आइलर नंबर, फ्रॉड नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर के केस में तो कैसे हम रिलेट करेंगे। तो आइलर नंबर क्या होता है, प्रेशर फोर्स टू इनर्शिया फोर्स, तो पी वाली जो टर्म है वो आइलर नंबर में आ जाएगी आपकी। फ्राउड नंबर क्या होता है, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी आ जाएगा वहां पर। रेनॉल्ड्स नंबर में विस्कोसिटी की विस्कस फोर्सेज होते हैं तो विस्कोसिटी वाली टर्म आ जाएगी। वहीं पे मैक नंबर में कंप्रेसिबिलिटी हम लेते हैं, इलास्टिक फोर्सेज आएंगे तो यहाँ पे ई आ जाएगा। तो मैक नंबर क्या बेसिकली ई होगा,
आइलैंड नंबर का P होगा, फ्रॉड नंबर का Z होगा और रेनॉल्ड्स नंबर का म्यू होगा, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 275 में दिया है कि यहाँ पर जो प्रेशर की यूनिट्स दी हैं इनमें से कौन सा लिस्ट प्रेशर की यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबको हम पास्कल में कन्वर्ट करके फिर कंपैरिजन कर लेंगे। मिलीबार में आपको याद रखना है कि एक बार 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। 1 मिलीबार यानी 1 इंटू 10⁵ बार, इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो तो 10⁵2 पास्कल आ जाएगा, यानी 100 पास्कल हो गया। मरकरी को करेंगे तो 1 mm ऑफ Hg है, P इज इक्वल टू WS का फॉर्मूला लगाएंगे, W होगा 13.6 इंटू 9810 इंटू H है वो mm में है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये 133.32 पास्कल आ जाएगा। न्यूटन पर mm स्क्वायर को आप बेसिकली पास्कल है ये स्टैंडर्ड जो ऐसा यूनिट होती है वो है प्रेशर की, तो प्रेशर की ऐसा यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर को मुझे पास्कल में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो न्यूटन mm को मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1 डिवाइडेड बाई 1000, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो मैं स्क्वायर करूंगी, तो यानी न्यूटन पर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका इक्वल आ जाएगा 10⁻³ का स्क्वायर इतने पास्कल के, यानी 10⁻6 पास्कल हो गया है। kgf और सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो kg को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये 9.8 इंटू 10⁻4 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम इन चारों को कंपेयर करेंगे तो साफ दिख रहा है आपको कि मिलीबार है वो सबसे छोटी यूनिट होगी और न्यूटन पर mm स्क्वायर है वो सबसे बड़ी यूनिट होगी। ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 276 में दिया है कि फ्लो अकर हो रहा है कहीं पे दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो कि स्टैटिक है, वेलोसिटी है उनके बीच का जो मिडवे में जो पॉइंट है बीच का पॉइंट वहां पर 2 मीटर पर सेकेंड है, रेनॉल्ड्स नंबर 1200 है, तो डिस्टेंस अगर प्लेट्स के बीच की 10 सेंटीमीटर है तो कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट्स के बीच में फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर अगर 1000 से लेस होता है तो लेमिनार फ्लो होता है। यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू दी गई है 1200, तो यानी फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ऑप्शन 1 को अगर हम देखें तो वेलोसिटी बाउंड्री पे जो है वो 1 मीटर पर सेकंड बताई गई है, बट अगर प्लेट्स दोनों ही प्लेट स्टैटिक हैं तो दोनों पर ही वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, जो भी पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में आएंगे वो वहीं चिपक जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे। तो ये स्टैटिक प्लेट्स के लिए 0 होगा, तो 1 स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। इनकेस अगर इस तरीके से हो कि एक प्लेट स्टैटिक है और दूसरी प्लेट है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस केस में ये ऊपर वाली प्लेट के कांटेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं वहां पर वेलोसिटी v होगी। बेसिकली जो प्लेट की वेलोसिटी है वो ही उस पॉइंट पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 276 में दिया है कि फ्लो अकर हो रहा है कहीं पे दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो कि स्टैटिक है, वेलोसिटी है उनके बीच का जो मिडवे में जो पॉइंट है बीच का पॉइंट वहां पर 2 मीटर पर सेकेंड है, रेनॉल्ड्स नंबर 1200 है, तो डिस्टेंस अगर प्लेट्स के बीच की 10 सेंटीमीटर है तो कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट्स के बीच में फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर अगर 1000 से लेस होता है तो लेमिनार फ्लो होता है। यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू दी गई है 1200, तो यानी फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ऑप्शन 1 को अगर हम देखें तो वेलोसिटी बाउंड्री पे जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड बताई गई है, बट अगर प्लेट्स दोनों ही प्लेट स्टैटिक हैं तो दोनों पर ही वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, जो भी पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में आएंगे वो वहीं चिपक जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे। तो ये स्टैटिक प्लेट्स के लिए 0 होगा, तो 1 स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। इनकेस अगर इस तरीके से हो कि एक प्लेट स्टैटिक है और दूसरी प्लेट है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस केस में ये ऊपर वाली प्लेट के कांटेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं वहां पर वेलोसिटी v होगी। बेसिकली जो प्लेट की वेलोसिटी है वो ही उस पॉइंट पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी होगी। बी में दिया है कि रेट ऑफ फ्लो 0.1 मीटर पर सेकंड पर विड्थ है, तो क्यू होता है एवी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, यहाँ पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और इन एंड्स पे वेलोसिटी है वो 0 है। तो इस केस में सबसे पहले तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी। एवरेज वेलोसिटी यहाँ तो सीधा भी दिख रहा है कि ये 2 है और यहाँ पे 0 है, तो बीच में 2/2 हो जाएगी। नीचे वाले ट्राइंगल में भी इसी तरीके से निकाल सकते हो।
और ये दोनों सेम है तो फिर इनका एवरेज लेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड ही आएगा। या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो वेलोसिटी का, वहाँ पर वी वेलोसिटी एवरेज निकालने का ये होता है फॉर्मूला कि इसको आप ds से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करो और उसको एरिया से डिवाइड करो। तो एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड आ गई। प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है जो कि मीटर में हो जाएगी 0.1 मीटर। तो क्यू आपका होता है एवी और पर यूनिट विड्थ का आपको डिस्चार्ज निकालना है, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है उसको आपको 1 मीटर लेना है। तो एरिया हो गया आपका 1 इंटू 0.1 और वेलोसिटी है 1। तो इस केस में यहाँ पे ये 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज आ जाएगा, यानी ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 4 में दिया है एनर्जी करेक्शन फैक्टर 2 होता है। तो पैरेलल प्लेट्स के लिए जो करेक्शन फैक्टर लेमिनार फ्लो के लिए होता है वो होता है 1.5 और पाइप जो है उसके लिए होता है 2। और टर्बुलेंट की अगर बात करें तो लेमिनार के लिए जो वैल्यू आ रही है अल्फा और बीटा की, उनसे हमेशा टर्बुलेंट के केस में अल्फा और बीटा की वैल्यू है वो कम होती है, क्योंकि कंपेयर टू लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो वो ज्यादा यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, यानी आपका यहाँ पर करेक्ट है स्टेटमेंट 2 एंड 3 और करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 277 में दिया है कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जो है बाउंड्री लेयर की, वो कौन से ऑप्शन में जो दिया उनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होगा बाउंड्री लेयर की। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। बाउंड्री लेयर थिकनेस जो होती है वो डिस्टेंस होती है सॉलिड सरफेस पे जहाँ पर वेलोसिटी है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है उसका 99% हो जाए। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होती है कि वो डिस्टेंस जिससे कि हमें बाउंड्री को आउटवर्ड मूव करवाना पड़ेगा ताकि जो फ्लो में लॉसेज हो रहे हैं, जो फ्लो में रिडक्शन हो रहा है, बेसिकली थोड़ा सा फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बाउंड्री लेयर का। ये है आपकी प्लेट। अब यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में आएंगे वो रेस्ट पे आ जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। कुछ ऐसे एक लेयर बनेगी जिसमें कि वेलोसिटी काफी कम है और यहाँ पर वेलोसिटी है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल हो गई है, तो इसको हम बाउंड्री लेयर थिकनेस बोलेंगे। अब मुझे पता है कि यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में लेयर्स में मेरी वेलोसिटी काफी कम है कंपेयर टू यहाँ पर जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है उसके। तो मेरा एक्चुअल डिस्चार्ज अगर पूरी सेक्शन में से वीएफ से फ्लो हो रहा होता तो तब जो डिस्चार्ज होता उससे काफी कम आएगा। और इसको कंपनसेट करने के लिए मैंने डिफाइन किया डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को कि मेरी बाउंड्री है इसको मैं बाहर की तरफ खिसका दूं इतनी डिस्टेंस से कि मेरा जो फ्लो में रिडक्शन हो रहा है इस बाउंड्री लेयर के कारण वो कंपनसेट हो जाए। मेरा फ्लो जो आ रहा है इसमें से वो वीएफ इंटू ए के इक्वल हो जाए, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो बेसिकली यही डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है बाउंड्री लेयर थिकनेस का, तो वो पॉइंट मेन फ्लो सॉरी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस पूछा गया ये वाला आपको। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या किसको कंपनसेट करता है, फ्लो को, टू बी शिफ्टेड फ्रॉम द बाउंड्री टू मेंटेन द कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्लो सेम रहे। वहीं पे एनर्जी के लिए हम कंपनसेशन करते हैं कि हम कितना डिस्प्लेस करें बाउंड्री को आउटवर्ड, कि हमारा जो एनर्जी है जो वाटर पास हो रहा है उसकी एनर्जी उस एनर्जी के इक्वल हो जाए अगर टोटल होल क्रॉस सेक्शन में वीएफ से फ्लो हो रहा होता तो उसको एनर्जी थिकनेस बोलते हैं। सेम तरीके से हम मोमेंटम थिकनेस भी निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 278 में दिया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ, लिस्ट 1 में दिया फ्लो फिनोमिना, सेकंड में दिया एसोसिएटेड इक्वेशन प्रिंसिपल, ए में टर्बुलेंट फ्लो, बी में लेमिनार फ्लो, लिफ्ट ऑन एयरफॉइल, बाउंड्री लेयर। तो यहाँ पे देखो टर्बुलेंट फ्लो में हम मिक्सिंग लेंथ का कंसेप्ट समझ पढ़ते हैं। ट्रांजिटल मिक्सिंग लेंथ होती है वो टर्बुलेंट फ्लो में हम स्टडी करते हैं उसको। लेमिनार फ्लो में हाइगन पॉली इक्वेशन जो होती है वो हम यूज करते हैं। एयरफॉइल है उस पर लिफ्ट होगा, वो सर्कुलेशन जो होगा उस फॉइल के लिए उसके इक्वल होगा। और बाउंड्री लेयर है ये मोमेंटम इंटीग्रेशन इक्वेशन यहाँ पे यूज होती है। तो एक में यहाँ पर ए जो ऑप्शन है उसका हो जाएगा आपका 3 मिक्सिंग लेंथ, ए का 3 है, बी का भी। इस टाइप के क्वेश्चंस में देखना आपको एग्जाम में काफी बार ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे कि सारा यहाँ पर एग्जैक्टली किसी को भी नहीं आता है। ये काफी इनडेप्थ क्वेश्चन हो जाता है कि लिफ्ट होगा एयरफॉल पे वो सर्कुलेशन के इक्वल होगा। बट यहाँ पर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको अगर मिक्सिंग लेंथ का भी पता है इतने में आपका क्वेश्चन हो रहा है, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है।
तो हर बार बोलती हूँ मैं, ऐसी क्वेश्चंस को देख के भागना नहीं है, इनसे एक बार ट्राई जरूर करना है। हो सकता है आपको एक ऑप्शन का पता हो और उसी से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाए। बी में 4 होगा, सी में होगा सर्कुलेशन, और डी जो है इसमें होगा मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 279 में दिया है कि लेमिनार फ्लो हो रहा है एक पाइप में, गिवन डिस्चार्ज एंड कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए आपसे पूछा है कि हाइट ऑफ सरफेस रफनेस अगर हम डबल करते हैं तो डार्सी वेस्टवे फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। लेमिनार फ्लो दिया गया है। तो देखो लेमिनार फ्लो के लिए तो ये होती है आपकी इक्वेशन, इसमें कहीं पे भी हाइट ऑफ जो रफनेस थिकनेस है वो नहीं आ रहा है, तो लेमिनार फ्लो के केस में ये चेंज नहीं होगा। बट अगर आपसे टर्बुलेंट फ्लो के केस में पूछा जाता तो वहां पे दो कंडीशन बन सकती थी। टर्बुलेंट फ्लो के केस में अगर हार्डली स्मूथ पाइप है, हार्डली स्मूथ पाइप कब होती है, आपकी पाइप पे इस तरीके से जो रफनेस है वो बाउंड्री लेयर को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये आपकी बाउंड्री लेयर है। तो जो भी आपके प्रोजेक्शंस हैं वो सारे के सारे इस बाउंड्री लेयर में ही रह रहे हैं, इससे बाहर प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम इस टाइप की पाइप को हार्डली स्मूथ बोल देते हैं। और हार्डली स्मूथ पाइप होगा तो ये जो हाइट है रफनेस की, प्रोजेक्शंस की, वो अफेक्ट नहीं करेगी फ्रिक्शन फैक्टर को। बट अगर ट्रांजेक्शन में है ये, या फिर ये इस तरीके से है कि बाहर निकल रहे हैं ये इस तरीके से, तो उस केस में ये प्रोजेक्शंस की हाइट है वो एफ को अफेक्ट करेगी। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 280 में दिया है कि दो स्मॉल ओरिफिस है एंड बी, डाया ये और ये है, प्लेस्ड है डेप्थ H1 और H2 पे, डिस्चार्ज ए और बी से इक्वल है, तो रेशियो क्या होगा H1 और H2? तो काफी सिंपल है, CV रूट 2GH एक का वेलोसिटी है इस इंटू इसका एरिया, और इसको दूसरे के इक्वल कर दो। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 हमने किया, रूट H1 रूट H2 AB अपॉन ए, DB अपॉन DA है, ये किसके इक्वल है, और 2 के इक्वल है। तो जस्ट आपको वैल्यूज रखनी है, कुछ भी नहीं है। AB है, AB अपॉन ए, तो एक को मैं पाई बाई 4 DB स्क्वायर लिखूंगी, पाई बाई 4 DA स्क्वायर लूंगी, तो पाई बाई 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर ये स्क्वायर है और बाहर भी स्क्वायर है, तो इसकी रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे तो H1 H2 आपका 2 रेज़ टू पावर 4 यानी 16 रेशियो 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।